यही रहना कम। थोड़ा ही साइड भी आ जाइए, इनको और ले जाएंगे तो। आइए डॉक्टर लक्ष्मण ठाकुर जी हमारे प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश नजीक शिक्षा देने का प्रयास विगत 3-4 सालों से कर रहे हैं। आइए लगातार उनके मार्गदर्शन में काम हो रहा है। चलो चलो जल्दी करो, समय का श्री संजय डहरिया जी आईएएस हमारे बीच पहुंच चुके, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे आर्थिक कार्यक्रम में पधारे संजय डहरिया जी का जोरदार स्वागत। डॉक्टर लक्ष्मण ठाकुर सर प्रांताध्यक्ष अजाक्स, उनका भी हार्दिक स्वागत। मंच पे आ जाएंगे सर। डहरिया सर के अनुरोध को शुरुआत करते हैं। उद्घाटन के पश्चात साथी हैं, आप सभी से भी अनुरोध है ताली बजाकर स्वागत। आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ बिलासपुर के न्यायधानी की इस धरती पर आप सभी को पाकर गौरवान्वित है हम सब, और दूर दराज से पूरे संभाग से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और उनके माता पिता आए हुए हैं आपको सुनने के लिए। इस तरह का कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति, उनका उत्साह ये दर्शाता है। सर इधर से भी ले, नीचे से इधर फोटो आना चाहिए साइड से ले। आ जाएगा फोटो। हर साल इसमें ले रहा हूँ। आदरणीय लक्ष्मण भारती सर प्रांताध्यक्ष अजाक्स, जिनके दूरदर्शिता पूर्ण मार्ग प्रदर्शन से ही इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन लगातार हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि बिल्हा से स्वागत का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। भाई हमारे विष्णु बंजारे जी ब्लॉक अध्यक्ष बिल्हा मौजूद है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। इन सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर स्वागत किया। राजीव गांधी चौक में दिनेश लहरे जी, उनकी टीम ने आदरणीय संजय डहरिया जी का हम सब की तरफ से बहुत भव्य स्वागत किया और हम सब ने उनको इस सभागार तक बड़े धूमधाम से आप सबको सर निवेदन की मंच पर स्थान ग्रहण करें। बाकी साथियों से अनुरोध है कि आप सभी यथा स्थान ग्रहण करेंगे। आइए भारती सर, डॉक्टर लक्ष्मण भारती सर, डॉक्टर संजय डहरिया जी मंच में आ जाएंगे। बाकी साथी डॉक्टर लक्ष्मण ठाकुर हमारे सामने बैठे, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सब क्रमशः आएंगे तो अपना आशीर्वाद हमारे जो आदरणीय संजय डहरिया जी को जी 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 भाई डॉक्टर पुष्पेंद्र जी, कमलेश खांडे जी, भाई हमारे युवा कमलेश खांडे जी यहाँ पर जो हो रफ्तार के साथ में आप स्वागत करते हुए निकलते जाए। स्वागत करें नवोदय विद्यार्थी, नवोदय विद्यालय के बच्चे 6 बच्चे आए हैं हमारे पाटिल जी के। आ जाइए जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट में, ताकि और हमारे जो पीछे हमारा टाइम शेड्यूल चलता रहता। हैंड ओवर सर अभी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई केदारनाथ जी। आदरणीय हमारे कांग्रेस आगे खड़े होकर के जोर का ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय सम्माननीय कांग्रेस और आईएएस दिलीप वस्तु को आदरणीय सर जांच का जांच आयोग छत्तीसगढ़ हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे वॉलंटियर साथी कुर्सी का व्यवस्था
जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरे रायपुर से लेकर के हमारे कार्यक्रम स्थल तक लेके आने में अग्रणी भूमिका रही। इस कार्यक्रम के सफल बनाने में भी फोटो कैमरा वाले भाई सामने आप मंच की तरफ ध्यान देंगे, लगातार फोटो लेते रहेंगे। चालू करने का हम मोटिवेट करने आए हैं। आदरणीय दिलीप वापसीकर सर हमारे बीच आए हैं, जो तारीफ जाकर उनका स्वागत करेंगे। आप लोगों की वापसीकर सर का स्वागत की रामनाथ जी हमारे अतिथियों के द्वारा पुष्प अर्पण किया जा रहा है। समय काफी हो चुका है और उसके बाद हम बहुत जल्द उद्बोधन की कड़ी की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। आप सभी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हमारे अतिथियों से उनके जीवन यात्रा, कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त किया, कैसे जीवन में आगे बढ़े। अब हम सब उनके विचार सुनेंगे। अल्टीमेट मोटिवेशन प्रोग्राम केंद्र से लेकर के जो भी हम सामाजिक गतिविधियां करते हैं उसका स्वप्न दृष्टा हमारे अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण कुमार भारती जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री कामले जी, जो कि काफी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और हमारे प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी थे, उसके वो बहुत पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं। तो हमारे बीच उपस्थित श्री कामले जी, उनका भी स्वागत है। और आज के सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण तालियों से स्वागत करिए हमारे मुख्यमंत्री संजय डहरिया जी, जो कि अभी इसी वर्ष जस्ट 1 माह पूर्व रिजल्ट घोषित हुई है 2025 का यूपीएससी का परिणाम, और वो बहुत ही अच्छे रैंक हासिल करके आईएएस जैसे अवार्ड, आईएएस जैसे पद को प्राप्त किए हैं। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ बिलासपुर के इस मंच पर, और आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। जितने भी मंच अतिथिगण हैं और मंच के सामने बैठे हुए जितने भी हमारे प्रबुद्ध वर्ग हैं और हमारे बीच उपस्थित जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, मैं ये कहता हूँ कि बिलासपुर के आम बादशाह हैं आप सब। जितने मेरिटोरियस बच्चे 90+ बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, लगभग 150 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उनके जितने भी गार्जियन हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने कठिन परिश्रम लगन से अपने बच्चों को पढ़ाया और उसको मुकाम पर पहुंचाया है। साथियों, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आप लोगों को हमारे इस संगठन के बारे में बताना चाहूंगा। वैसे तो अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के बारे में सब परिचित हैं कि अजाक्स जो है जितने भी हमारे प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनका एक संगठन है। लेकिन उनके जो एक ऐसा एक प्रयास रहा है, उनकी एक सोच रही है कि क्यों ना हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हमने जो भी पाया है, लेकिन हम समाज को क्या लौटा रहे हैं। जब हम अपने आप को पूछते हैं तो हम पाते हैं कि समाज को कुछ नहीं दे रहे हैं। जब देने की तमन्ना हमारे अंदर जगी तब हमको लगा कि कुछ न कुछ हम उन बच्चों को देना चाहिए, हमें उन बच्चों को देना चाहिए जो जिनके भीतर बड़े बड़े अधिकारी बनने के, बड़े बड़े कर्मचारी बनने के, बड़े बैंक अधिकारी बनने के, रेलवे अधिकारी बनने के सपने पलते हैं, लेकिन यहाँ पर फलते फूलते व्यवसायिक कोचिंग केंद्रों में जो मोटी मोटी फीस होती है उसको नहीं पटा पाने का उनके सपने वही दफन हो जाते हैं। और उन्हीं सोच को हमने अनुभव किया है, और उस सोच को अनुभव करके हमने गरीब बच्चों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान केंद्र की स्थापना की है, जिसमें हम लोगों ने निःशुल्क ऐसे बच्चों को जो फीस नहीं जमा कर सकते, जो अपने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जो किसान कृषक वर्गीय है, मैं देखा हूँ लिस्ट
आज के इस कार्यक्रम में जो जितनी भी लिस्ट आई है उसमें 75% बच्चे किसान के बच्चे हैं जो 90 प्लस के हैं। मैं उनको हार्दिक सम्मान करना चाहता हूँ, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसे बच्चे उनके भीतर सपने पल रहे हैं और वो बड़ी बड़ी जो फीस है, लाखों रुपए की फीस है, जमा नहीं कर सकते। उनके लिए हम डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञान केंद्र यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। ये तृतीय वर्ष है। कुछ देर पहले इस वर्ष में जो प्रवेश परीक्षा हुई है जिसमें 1200 बच्चे पंजीकृत हुए थे और लगभग 800 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। उसका परीक्षा परिणाम भी आगामी अतिथियों के हाथों से जारी होगा। यहाँ पर उनका हम परीक्षा परिणाम भी जारी करेंगे तृतीय बैच का। और लगभग 250 बच्चों का एक बैच निःशुल्क कोचिंग हमारी संस्था द्वारा वहां पर गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिला पेंड्रा में चल रहा है। तो मैं ये बताना उचित समझ रहा हूँ कि आप सब भी समाज सेवा किसी तरह से जुड़िए। आपके अंदर भी एक ऐसी भावना पैदा होनी चाहिए कि हम तो आगे बढ़ गए हैं लेकिन हमसे जो पीछे छूट जाते हैं भाई और हमारे परिवार और हमारे समाज के लोग, उनके पीछे भी हमारा देखना हमारा कर्तव्य बनता है। इसी सोच को लेकर के, इसी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आज सभी उन बच्चों को हम यहाँ पर पुरस्कृत करेंगे जो 90 प्लस प्राप्त किए हैं और ऐसे बच्चे जो यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको हम बाद में भी पुरस्कृत करेंगे। मैं आगे मंच सौंपूंगा। मैं सर्वप्रथम हमारे इस कार्यक्रम के उद्देश्य है और स्वागत भाषण है, इस सब के लिए एक कंप्रेसिव स्पीच के लिए आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण कुमार भारती जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप आइए और आकर के 2 शब्दों से बोल दीजिए। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परम सम्माननीय कमिश्नर साहब, आदरणीय हमारे पावरे साहब, हमारे बीच उपस्थित हमारे वरिष्ठ IAS जांच समिति के राज्य जांच समिति के अध्यक्ष आदरणीय वासनीकर साहब, हमारे बीच उपस्थित हमारे बहुत ही परम मित्र डॉक्टर कांबले साहब और सब आप सबके एक आकर्षण का केंद्र जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष और ऐसा संघर्ष जो संभव ही नहीं था, उस असंभव को संभव करने वाले हमारे UPSC क्रैक करने वाले नवनियुक्त होने वाले IAS संजय डहरिया जी, उनके जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आपके बीच में। मैं आज इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा किसी का आभार मानता हूँ, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम से हम ज्ञान केंद्र संचालित कर रहे हैं। उसके बाद जो हम सबको आशीर्वाद देने वाला, इस प्रदेश को आशीर्वाद देने वाले हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी को भी नमन करता हूँ और बाबा जी के लिए एक बार जोरदार जयकारा जरूर लगाए। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, महात्मा ज्योतिबा फूले की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि जिनको सुनने के लिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं और आए हैं, जो हमारे आज आकर्षण का केंद्र है, जिनके संघर्ष को और उस संघर्ष में UPSC भी क्रैक करना, एक तो वो जीवन से पहले संघर्ष किया और उसके बाद जीवन से संघर्ष करते हुए अपने उद्देश्यों के लिए और समाज की गरिमा और प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए जो आज संघर्ष किया, ऐसे संघर्ष वीर को मैं नमन भी करता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपके संघर्ष से हमारे जो आज बैठे हुए जो UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं, PSC की जो तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो 90% से ज्यादा ऊपर लाने वाले जो आज बच्चे आए हैं, उनको भी एक प्रकार से प्रेरणा मिलेगा कि आगे हमें कैसे बढ़ना चाहिए, तैयारी कैसे करना चाहिए, मेहनत कैसे करना चाहिए। एक हमारे संजय डहरिया के आने से देखो, उनके परिवार ही गौरवान्वित नहीं हुआ, पूरा समाज गौरवान्वित हुआ, पूरा प्रदेश गौरवान्वित हुआ और देश भी गौरवान्वित हुआ कि ऐसे एक IAS को पाके। तो मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, जो हमारे समाज प्रमुख सारे बैठे हैं, मेरे अजाक्ष के पदाधिकारी बैठे हैं, महासचिव, सचिव, हमारे बहुत ही आदरणीय जो जिला अध्यक्ष लोग जो दूरस्थ जिले से जो आए हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बच्चे बच्चियों का भी अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने जीवन का संघर्ष का वास्तविक प्रतिफल जो अभी रिजल्ट के रूप में पाए हैं,
उसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज आयोजक मंडल का, जिन्होंने बहुत कठिन परिश्रम करके हमारे पाटले साहब है, हमारे अमित गिरी जी हैं और हमारे अनंत जी है, खांडे जी हैं, तो ऐसे लोगों ने, हमारे कमल डहरिया साहब हैं, निराला जी हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत करके आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं कार्यक्रम के सफलता के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही संक्षेप में आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, क्योंकि आज जिनको सुनने के लिए हम सब बैठे हैं वो देखिए हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बड़े सम्मान के साथ में आप लोग की जोरदार ताली भी चाहूंगा। आदरणीय संजय डहरिया सर को आमंत्रित करता हूँ, सीधे वो आएंगे तो अपनी बात रखेंगे। युवा है, जोर का जज्बा है और वैसे मुकाम पे संघर्षों के बाद में आए हैं, उनके बाद हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है, उनका भी हम उद्बोधन लेंगे। आदरणीय संजय डहरिया सर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। ये मंच है, आज इतने सारे आइए समाज के हमारे बीच बैठे आदरणीय डहरिया सर। सर्वप्रथम हमारे पूर्वज संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के चरणों में अपना सादर नमन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर हमारे पूर्वज नहीं हैं, जिनके बदौलत हम आज अपना नाम बना पाते हैं, उनके चरणों में मैं अपना सादर नमन अर्पित करता हूँ। सीनियर आर्यन सर यहाँ पर बैठे हैं, साहब से हैं, दिलीप वासनिक सर हैं। अभी मैं ज़्यादा आया नहीं हूँ तो बहुत परिचित नहीं हूँ सभा के लिए से, और हमारे लक्ष्मण सर हैं। देखिए मेरा यहाँ आने और ऑफकोर्स जो यहाँ पे और बैठे हुए हैं, मुझे क्षमा करिएगा, पर्टिकुलर नाम से नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप लोग सबको, जितने भी मुझसे बड़े हैं, आपको सबको मेरा सादर प्रणाम और बच्चों को मेरा सादर स्नेह जो मुझसे छोटे हैं। देखिए मैं यहाँ आने का मेरा एक सिंगल पर्पस है कि मुझे बच्चों से बात करना। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे ऑनलाइन कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में वो मुश्किल होता है कि मैं कितने लोग को डायरेक्टली ऐसे कुछ रिप्लाई कर पाऊँगा। तो भारतीय सर का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा एक सर आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद सर। मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम संजय डहरिया है। मैं महासमुंद जिले में एक गांव है बेलटुकरी, वहाँ का निवासी हूँ और मेरी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 मेरे गांव में हुई है। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा चयन हुआ था 1998 में, जिसमें महासमुंद जिला नहीं बना था राज्य से, तो हमारा पूरा एरिया महासमुंद में आता था। तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पाना रायपुर से 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद 12वीं के बाद से मीन्स 11th तक, 11th क्लास 11th उसी समय से मैं डिसाइड कर लिया था कि IAS में जाना है। उसका वजह ये था कि मुझे अपने काबिलियत पे कभी डाउट नहीं था। मैं अपने क्षेत्र में जब नवोदय का एग्जाम दिया, 9 साल का था, तब से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते आया हूँ। 9 साल की उम्र से लेके अभी तक बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स लिखा हूँ मैं, और अपनी काबिलियत को मैं स्वयं प्रूव किया हूँ। मेरे पास अभी मेरे एकेडमिक फाइल में, जो हम लोग सर्टिफिकेट के लिए फाइल बनाते हैं, स्टूडेंट्स जानते होंगे, उसमें मेरे पास 11 सरकारी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, और वो भी सारे के सारे ऑल इंडिया लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं मेरे पास। उसमें से 4 जगह मैं काम किया हूँ, लार्जली बैंकिंग सेक्टर में काम किया हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया हूँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया हूँ, और लास्ट में जो जॉब रिजाइन किया वो था इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, दैट इज अगेन बैंक, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है उसमें बैंक होता
उसके बाद एक होम मिनिस्ट्री का, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री का, यूनियन होम मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट होता है, उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। उसमें लास्ट मेरा सिलेक्शन हुआ था वो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और मुझे जोधपुर में पोस्टिंग मिली थी, लेकिन तब तक मेरा हेल्थ स्टेबल हो गया था। आप लोग पेपर वगैरह में या ऑनलाइन पढ़े होंगे, हेल्थ इशूज था मुझे। 8 साल मैं कैंसर जैसी चीज से लड़ा हूँ। तो वो हेल्थ मेरा स्टेबल हो गया था 19 अराउंड 2019 तक। उस समय मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो का जॉब मिला था, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसको मैं ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे IAS करना। उसके बाद से मैं थोड़ा सा उस समय कोविड आ गया था, है ना, मार्च 20 मार्च 2020 से कोविड का लॉकडाउन लगा था। तो 2020 एंड 2021 ये थोड़ा सा मुझे अपने आप को सेव करना था, because उससे जस्ट पहले मैं हेल्थ इशू से निकला था, तो अपने आप को सेव रखना था मुझे। लेकिन जैसे ही वो क्लियर हुआ उसके बाद से मैं 2022, 2023, 2024 और 2025 ये 4 साल रायपुर में पढ़ा हूँ मैं। रायपुर में जो नालंदा लाइब्रेरी है, आप लोग जानते होंगे, वहाँ भी मैं एक रेगुलर मेंबर था। और हर दिन मैं बच्चों के लिए इस बात को बोलना चाहता हूँ कि हर दिन मैं अपने लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे पहुँच जाता था। 6 बजे उठ के फ्रेश होके टी वगैरह लेके सुबह 8 बजे मैं अपनी लाइब्रेरी पहुँच जाता था। और उसमें कोई वो दैट वाज नॉट नेगोशिएबल। 8 बजे स्टडी टेबल में पहुँचना है मतलब पहुँचना है। उसके बाद से 8 बजे से लेके मैं लगभग रात के 10 बजे तक अपनी लाइब्रेरी में रहता था। रूम में मैं केवल सोने आता था 7 घंटे। तो लाइब्रेरी में मैं ऑलमोस्ट 14 आवर्स रहता था लाइब्रेरी में। और पूरे 4 साल लाइब्रेरी के एक ही टेबल में, एक ही चेयर में बैठा हूँ मैं 4 साल। हर दिन 11 घंटे की पढ़ाई किया हूँ मैं, 8 to 10, 11 to 2, 3 to 6, 7 to 10, 2 plus 3 plus 3 plus 3, 11 hours every single day, 4 years। तो वो इतनी मेहनत करने के बाद आज जो सफलता मिली है, ऐसा मेहनत करने से आया है। और ये मेहनत हम कर सकते हैं, मैंने किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। मेरा भी पृष्ठभूमि खेती बाड़ी का है, मेरे पिताजी कृषक हैं। पहले हम जब छोटे थे 9-10 साल के, उस समय 2 एकड़ खेत होता था हमारे पिताजी के पास। तो एक आर्थिक गरीबी थी, लेकिन आप जैसे आप सब ऑलमोस्ट यहाँ पर अनुभव किए हैं, हम लोग एक सामाजिक गरीबी से भी गुजरते हैं। हमारे हमारे आसपास ऐसा कोई नहीं होता है जो हमको थोड़ा सा बता दे। मेरे टाइम में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे बता पाता कि ऐसा करना है, यहाँ जाना है, ये नहीं करना है, ये करना है। तो उसको बेसिकली उसको सामाजिक गरीबी बोलते हैं इसी बात को। सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ मैं, उसको सोशल कैपिटल बोलते हैं। सोशल कैपिटल मीन्स यू डोंट हैव पीपल टू रीच आउट टू टॉक विद। किसी से मिल लें, किसी से पूछ लें कि क्या करना है जीवन में, कैसे, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, 12th के बाद क्या करना है, नीट करना है, जी करना है, PhD करना है, UPSC करना है, ऐसा बताने वाला कोई नहीं होता था मेरे टाइम। तो मुझे उस बात का अनुभव है कि एक बच्चे में जब काबिलियत होती है, वो अपने जीवन में मेहनत संघर्ष करना चाहता है, लेकिन उसके पास जब बताने के लिए कोई नहीं होता, तो उसकी क्या तकलीफ होती है उस चीज को मैं समझता हूँ। और उस समझ की वजह से आज मैं आप लोग के बीच आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है, हमारे समाज में अभी भी एज ऑन 2026 अभी भी ऐसी स्थिति है कि बच्चे बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि हमको बस बता दो कि हम मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन बताने वाले नहीं है। तो मैं भारतीय सर का, पांडे सर का बहुत आभारी हूँ कि वो ऐसा, और जो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञान केंद्र से जितने भी जुड़े हुए हैं, इवन यहाँ का जो चेयर भी लगाने वाला व्यक्ति है ना, वो भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने तरीके से। तो आप स्टूडेंट्स को मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अपने टाइम का वैल्यू करना प्लीज। इस तरह का बताने वाला आपको मिला है, ये सौभाग्य है आप लोग का। इस तरह का एक सेंटर मिला है आप लोग को, ये सौभाग्य है। मेरे टाइम में ऐसा नहीं था, कोई नहीं था। सेंटर दूर की बात थी, एक व्यक्ति नहीं मिलता था कि जिससे जाके हम मिल पाते और पूछ पाते कि क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं PMT दिलाऊँ या क्या दिलाऊँ, मैं PhD दिलाऊँ, UPSC दिलाऊँ, कोई कोई नहीं होता था आसपास।
तो मैं जैसे ही अंदर आया तो मुझे इस बात का बहुत एक सेटिस्फैक्शन आया, संतुष्टि आया कि चलो यहाँ पे एक सेंटर तो है जहाँ यहाँ पे कुछ लोग हैं, टीचर्स हैं, हमारे समाज के कुछ बहुत प्रतिष्ठित और वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं जिनको बच्चे अप्रोच कर सकते हैं कि सर ये बता दो ना कि मुझे क्या करना है, मेरा 12th में इतना परसेंट आया है, मैं बायो से पढ़ी हूँ, अब मैं क्या करूँ, प्लीज बता दो। ऐसा बताने वाले आपके पास है, ये बहुत बड़ी बात है, इसका वैल्यू करिएगा प्लीज। और मैं जो हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग हैं, उनको मैं बहुत हाथ जोड़ के विनम्र रूप से विनती करके कहूंगा कि आप बच्चों के लिए अवेलेबल रहिए प्लीज। कोई भी बच्चा आपको आप अपना अपना व्यक्तित्व, आप अपना दिनचर्या ऐसा बना के रखिए, बहुत सरल साधारण दिनचर्या बना के रखिए। भले आप जितने भी अब ऊंचे पद में पहुंच गए हैं, जितने भी अच्छे पद में हैं, लेकिन एक सरलता व्यक्तित्व में रहने से क्या होता है कि जो यंग माइंड्स होते हैं, जो 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, वो झिझके ना आपके पास आने के लिए, वो आ पाए, आपको पूछ पाए। इस चीज का आप लोग विशेष रूप से भी ध्यान रखिएगा कि आपका पद जो है वो हम किस कठिनाई से हमको मिलता है वो हम सबको पता है, कितना संघर्ष है वो। मैं आज इस परीक्षा को पास किया, उसमें मेरा केवल पढ़ाई नहीं था, उसमें मेरे जीवन का एक तप भी है, मेरा एक संघर्ष भी है। तो ऐसे संघर्ष करके अगर मैं अपने लिए जीने लगूं तो फिर क्या मतलब। मानव जीवन और एक जो पशु जीवन होता है उसमें केवल एक ही अंतर होता है, जहां तक मैं अपनी छोटी उम्र में समझ पाया हूँ कि हम थोड़ा सा अपने से ज्यादा सोचें, अपने आसपास के लोगों के लिए सोचें, जिनको आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं उनके लिए भी सोचें। मुझे लक्ष्मण भारती सर ने जब मुझे बोला कि संजय आपको बिलासपुर जाना है, हमारे यहाँ एक केंद्र है वहाँ पर जहाँ पे बच्चे आते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी और मैं यहाँ पे आने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मैं आप लोगों को बता मैं अपने इंस्टा अकाउंट में एक छोटा सा वीडियो भी डाला था, कई लोग देखे भी होंगे कि आई वुड कम टू बिलासपुर। तो ये मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि अगर मुझे कुछ पद मिला है, अगर मेरे संघर्ष है, अगर मेरे कुछ अनुभव है, तो एटलीस्ट मैं अपना अनुभव तो शेयर करूँ बच्चों से कि ऐसा करके आप अभी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अभी बहुत सारे बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, उसमें कुछ कुछ बातें जो मुझे आउटस्टैंडिंग जो मैं फाइंड आउट कर पाया, उसमें ये था कि सर हम गाँव से आते हैं, सर हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, सर हमको कोई बताने वाला नहीं है, सर मैं 12वीं के बाद क्या करूँ, सर मैं कौन सा बुक रेफर करूँ, मैं सीबीपीएसई करूँ या यूपीएससी करूँ। तो ये जो लिमिटेशंस है ना, इसको एक्सक्यूज नहीं बनाना कभी प्लीज कि मैं गरीब हूँ, मैं गांव से हूँ, मेरे माता पिता खेती बाड़ी करते हैं, हमारे परिवार से कोई पढ़े लिखे नहीं है, इसको कभी एक्सक्यूज मत बनाना। बच्चों को कह रहा हूँ, ये जो एक्सक्यूज है वो हमारे माइंड का लिमिटेशन होता है। जो आप अपने माइंड को कहेंगे, माइंड वैसे ही प्रोसेस करेगा। आप अपने माइंड को कहेंगे कि हाँ मुझे तकलीफ है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको वहीं पे आप बचोगे। और दूसरा रास्ता ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करो, ओके ठीक है मैं गरीब हूँ, मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मेरा एक जीवन है और इस जीवन को मैं एक महत्वपूर्ण जीवन बनाऊंगा, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। ऐसा हर बच्चे को सोचना चाहिए। बांटना नहीं है, बिल्कुल किसी परेशान से बांटना नहीं है। कभी प्रॉब्लम्स को काउंट नहीं करते रहना है कि मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करना है, हाँ ये प्रॉब्लम है बस वही, लेकिन वहां पे गिर के रुकना नहीं है। मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जो आपने न्यूज पेपर्स में यूट्यूब में देखा है, वो मेरे प्रॉब्लम्स का केवल 20% है। 80% बातें मैं पब्लिकली बोला नहीं, लेकिन मैं कभी अपने आप को उस प्रॉब्लम से बांधा नहीं कि मेरा मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं तो सीधे सीधे अपने जीवन में ही संघर्ष कर रहा था। आज से 8 साल पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन वो मुझे उस समय कहा जाता था कि आपका किस्मत है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ और मुझे मेरे अनुभव ने ये सिखाया है कि मैं अपनी किस्मत को भी सीधे सीधे चैलेंज करता हूँ। अगर कोई मुझे बोले कि आपकी किस्मत ये नहीं, आपकी किस्मत वो नहीं, मैं चलो मैं एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं सीधे सीधे ना किसी व्यक्ति को चैलेंज करता हूँ, ना परिस्थिति को चैलेंज करता हूँ, मैं सीधे सीधे अपनी किस्मत को ही चैलेंज करता हूँ।
मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जो मेरा पोटेंशियल है, जो क्षमता मेरे में है, अगर प्रकृति ने मुझे क्षमता दी है 12 घंटे हर दिन 5 साल पढ़ने का, तो मैं उसको अपना सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा पोटेंशियल सबको नहीं होता है। तो अगर प्रकृति ने आपको पोटेंशियल दिया है कि आप पढ़ सकते हैं, आउटस्टैंडिंग कुछ अचीव कर सकते हैं, तो जाइए। छोटे छोटे चीजों में रुको मत। मेरे पास अनगिनत नौकरियां थी, जैसे मैं बताया, मेरे अभी अभी आगे आप मेरे रूम में आइएगा, देखिएगा, मैं अपना फाइल खोल के दिखाऊंगा। मेरे पास 11 सरकारी लेटर्स का अपॉइंटमेंट है, ऑफिसर ग्रेड का। ऐसा छोटा कर्मचारी है वो, ऐसा भी नहीं, ऑफिसर ग्रेड का 11 अपॉइंटमेंट लेटर्स है मेरे पास। मैं मेरी जो लास्ट जॉब थी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में, आई वाज मैनेजर देयर, आई वाज फर्स्ट पर्सन इन माय ब्रांच, सैलरी थी 1 लाख प्लस। अगर मैं चाहता तो रुक सकता था वहां पर, केवल अपने लिए सोचता है कि हाँ अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, आराम से घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, आराम से रहूंगा, तो मैं वहां पे रुक सकता था। लेकिन जैसे हमारे आदरणीय भारती जी सर ने कहा कि अपने लिए बस सोचना, कि वो उसका कुछ अर्थ नहीं रह जाता। तो एक पशु भी शायद अपने लिए सोच लेता है कि आज मुझे खाना चाहिए और मुझे जगह चाहिए बैठने के लिए। लेकिन हम अगर हमको अगर मनुष्य जीवन मिला है, तो उसको हम एक अच्छे रूप में उसको प्रयोग करेंगे, किसी भी चैलेंज से डरेंगे नहीं। और अपना जो अपॉर्चुनिटी, हाईएस्ट पोटेंशियल एक टारगेट बनाना है हमेशा। टारगेट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप टारगेट बनाएंगे तो अपने जीवन को दिशा देंगे। अगर मैं 11वीं में अपने टारगेट नहीं बनाता कि मुझे 11th में अगर मैं टारगेट नहीं बनाता कि मुझे आईएएस करना है, तो मैं अपने जीवन को दिशा नहीं दे पाता। तो हमेशा से अपने जीवन को एक दिशा देना है, और ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि उसने यूपीएससी किया, उसने सीजीपीएससी किया, उसने ये किया, वो प्रोफेसर बना तो मेरे को भी करना है, उसने किया तो मुझे भी करना है, उसने किया तो मुझे भी करना है, ऐसा नहीं। एक बच्चा जब वो ग्रेजुएट होता है, स्नातक होता है, तो उसको पता होता है कि उसमें क्षमता कितनी है। उसको एकदम ईमानदारी से अपने आप से बात करना है। अपने टीचर से सलाह लीजिए, पेरेंट्स से सलाह लीजिए, जो आपके पास और मेंटर हैं आपके, उनसे सलाह लीजिए। लेकिन कभी भी किसी और के कहने पे, या किसी को ऐसे थोड़े समय के लिए ऐसा किसी को कॉपी नहीं करना। अपना पोटेंशियल को खुद को एनालाइज करना है, खुद से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ओके हाँ, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैं इसको, इस चीज को टारगेट बनाऊंगा। अगर मुझे यूपीएससी का पोटेंशियल है, मैं यूपीएससी को टारगेट बनाऊंगा। अगर मुझे सीजीपीएससी में पोटेंशियल है, सीजीपीएससी क्रैक करने का, मैं सीजीपीएससी को टारगेट बनाऊंगा। मुझे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जज बनना है, तो मैं उसको टारगेट बनाऊंगा। ऐसा ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से, बिना किसी भय के आप उस लक्ष्य को बनाइए और उसके ऊपर आप काम करिए। और एक बार लक्ष्य तय होता है, उसके बाद एक रोल होता है, आपको हिम्मत दिखाना होता है। ठीक है, ये हिम्मत जो होता है, यही बहुत सारे बच्चे आप लोग देखे होंगे, अपने जीवन में भी अनुभव किए होंगे, शुरू करते हैं, बीच में बंद करके भाग जाते हैं, बोलना चाहिए, है ना। तो वहां पे उस हिम्मत का रोल आता है कि आपको वहां पे रुकना है, और जो भी चैलेंजेस है उसको फेस करना है। ठीक है, अगर आप आर्थिक रूप से गरीब हो, आपके पास रहने को नहीं है, तो आप छोटा सा कमरे में रह जाओ, कोई बात नहीं, 2-3 साल रह जाओ। 2-3 साल का आपका मेहनत, पूरा का पूरा जीवन आपका चेंज करेगा। तो कभी भी परेशानियों से भागना नहीं है, अपनी अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करना है, और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। एक छोटा सा एक लाइन है जो मैं अपने आप को बोलते रहता था जब मैं संघर्ष कर रहा होता था, जब मेरे अंदर द्वंद चलते रहता था। वो एक लाइन मैं आप लोग से, बच्चे लोग से शेयर कर देता हूँ कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो बहुत अभागे होंगे। मतलब जिनके जीवन में युद्ध नहीं होता है, वो अभागे होते हैं। या तो उन्होंने रण को छोड़ा होता है, या रण से भागे होते हैं। तो इस लाइन को ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में आपको युद्ध मिला है, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। मेरे जीवन में युद्ध मिला मुझे, जैसे भारती सर ने कहा, मैं 8 साल स्ट्रगल किया हूँ, कैंसर से लड़ा हूँ, जीवन को बचाने के लिए संघर्ष किया हूँ। वो युद्ध था मेरे जीवन में, मैं कहीं भागा नहीं उससे। और मैं उसको अब मुझे लगता है कि वो जो मेरा संघर्ष था, उसी ने मुझे बल दिया। अभी ना मैं किसी व्यक्ति से डरता हूँ, ना किसी परिस्थिति से डरता हूँ। और आने वाले समय में जो चैलेंजेस आएगा, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। तो आपके जीवन में अगर संघर्ष है, कठिनाइयां हैं, आप उसको, अपने आप को बोलना है कि ये मेरा सौभाग्य है। कि जिनके जीवन में चैलेंजेस नहीं होता ना, अभागे तो अक्सर वो होते हैं, जिनको सब चीज बैठे बैठे मिल जाता है, अभागे वो होते हैं। अभी आप देखिए, हमारे हमारे समाज में अभी आर्थिक रूप से बहुत लोग बहुत सबल हैं, उनको सब चीज मिल रहा है, स्ट्रगल नहीं है। लेकिन अभी
क्यों नहीं बन पाते हैं IAS IPS? क्योंकि चुनौतियां दो दो तरह की बातें हो गई, या तो चुनौतियां नहीं है लाइफ में, बहुत इजी गोइंग है, सब चीज अच्छा हो रहा है, सब अच्छा मिल रहा है बैठे बैठे, है ना। और जिनके जीवन में चुनौतियां हैं वो चुनौतियों से डर रहे हैं। IAS एग्जाम कुछ टफ है और टफ होना भी चाहिए, लेकिन बहुत सुंदर सा एग्जाम है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। इसका जो सिलेबस है, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर सर, जानते होंगे आप लोग, न्यूज़पेपर भाषा टीवी वगैरह में देखे होंगे, न्यूज़पेपर फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है। उनका एक छोटा सा लाइन मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ इस एग्जाम के बारे में। वो फॉरेन मिनिस्टर है और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वो अभी तक लगभग 150 देशों में जा चुके हैं, काम से संबंधित या मीटिंग्स में, या देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं बेसिकली। और उनका एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, यूट्यूब में अवेलेबल है। वो कहते हैं कि मैं 150 देशों में जा चुका हूँ, 130 देशों में सिविल सर्विसेज के लिए अच्छा एग्जाम होता है, लेकिन यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है वैसा पूरे दुनिया में एक ही एग्जाम है। तो ये है यूपीएससी की खूबसूरती। कठिन है, लेकिन आप एक बार इस परीक्षा को समझ गए ना तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं अगर कैंसर जैसी बीमारी से लड़के इस चीज में 5 साल अपने आप को झोंक पाया, उसका वजह यही था कि मुझे इसकी खूबसूरती पता लग गई थी एग्जाम की, कि सिलेबस बड़ा है, स्ट्रगल है, लेकिन अगर मैं ऐसा अच्छे से साइंटिफिकली इसको अप्रोच करूंगा तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप यूपीएससी, पीएससी और ये बहुत सारे एग्जाम, दैट इज ऑल वेरी गुड, एवरीथिंग इज रेस्पेक्टेबल, सब पोस्ट का अपना अपना डिग्निटी होता है। लेकिन मैं बच्चों से एकदम विनम्र रूप से निवेदन करूंगा कि यूपीएससी को टारगेट करो आप लोग प्लीज। जो एकदम ब्राइट बच्चे हैं, आप लोग अपने आप को थोड़ा स्ट्रगल करो लाइफ में। रुको मत कि मैं ये बन गया वो बन गया, बस मेरा मुझे सैलरी आ रही है 70,000 तो हो गया मेरा, ऐसा नहीं सोचो। वो भी आपका, आप अपने जीवन को अपने तक ही लिमिट कर रहे हो। यूपीएससी का सोचो, सिविल सर्विसेज निकालो, IAS IPS बनो, 23 सर्विसेज है और सेंट्रल सर्विसेज, तीन ऑल इंडिया सर्विस है और बाकी 20 सेंट्रल सर्विसेज है जिसमें यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको टारगेट करिए और इसमें 23 सर्विसेज में कोई भी सर्विस मिलता है दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। ठीक है, तो आप यूपीएससी को टारगेट बनाओ प्लीज। पीएससी आई अंडरस्टैंड इट इज बहुत अच्छा एग्जाम है, लेकिन मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ, मुझे बुलाया गया इसलिए कि पीएससी और यूपीएससी में कोई तुलना नहीं। ठीक है, तो यूपीएससी को आप टारगेट करिए प्लीज। मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं पीएससी में रुक जाता है और कहीं पे रुक जाता और कहीं पे रुक जाता। मुझे कहते भी थे कि तुम्हारा तबियत खराब हो गया, तुम पीएससी कर लो, तुम्हारा तुमसे तो आसानी से निकल जाएगा पीएससी। तो मैं बोलता तो मेरे को पीएससी निकालना ही नहीं है। मेरा लक्ष्य था मेरे नाम के साथ आगे जोड़ना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, आप ऐसा टारगेट बनाइए, मेहनत करिए, अच्छे से जी जान लगाइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कैसे बने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? उनके समय में, आज से ना मीन्स अभी 2026 चल रहा है, उनके समय में जाइए, 100 साल पहले जाइए, 1926 में जाइए, उस समय क्या स्थिति रही होगी समाज की। सब पढ़ रहे हैं हम लोग ना, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से कैसे चीजों से गुजरे हैं वो सब पढ़ रहे हैं, एक एक चीज के लिए कैसे उनको दर्शाया गया हम लोग पढ़े हैं उस चीज को। तो क्या आपका प्रॉब्लम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर की प्रॉब्लम से बड़ा है? इसमें से एक, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं आप में से एक बच्चा उठ के मेरे को कह दो कि मेरा प्रॉब्लम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर की प्रॉब्लम से बड़ा है किसी का प्रॉब्लम उनसे बड़ा? तो क्यों रोकना है अपने आप को? किसी को प्रेरणा मत बनाओ, संजय लहरिया को प्रेरणा मत बनाओ, किसी व्यक्ति को प्रेरणा मत बनाओ। एक व्यक्ति प्रेरणा होना चाहिए, एक हीरो होना चाहिए, और वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनको आप प्रेरणा बनाओ। उनका एक छोटा सा बायोग्राफी, वेटिंग फॉर अ वीजा, 40 पेज का है, मैं अपने स्टडी टेबल में रखता हूँ। मुझे बच्चे पूछते हैं सर इतना सारा 10 साल कैंसर से लड़ने के बाद IAS जैसा एग्जाम कैसे निकल पाया? मैं अपना प्रेरणा बता रहा हूँ, मेरी प्रेरणा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैं उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ा हूँ, कैसे उनको एक गाड़ी से इसलिए उतार दिया जाता था क्योंकि वो अनुसूचित जाति के थे, कैसे उनको क्लासरूम से बाहर कर दिया जाता था क्योंकि वो समुदाय से बिलोंग करते थे,
कैसे उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमएससी करके आने के बाद भी उनको उनके कास्ट से रिकॉग्नाइज किया जाता था। कैसे उनके पास 32 डिग्रियां हैं, वो कहाँ से आया उतना सारा स्ट्रगल करके 32 डिग्रियां कैसे आया? उनके बदले कोई और व्यक्ति होता तो फिर जैसे हम करते हैं, अरे मेरे को तो ये प्रॉब्लम, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उनके पास तो हजारों कारण थे गिराने को, फिर रुक गए होते वहीं पर अपने गांव में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर का जब आप नाम पढ़ते हो यहाँ पे, तो उनके जीवन को आत्मसात भी करना है, उनका उनका चित्र रखना है दीवार में, लेकिन सबसे सबसे अच्छा जगह है उनको रखने का अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में। मैं रखता हूँ उनको अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, इसलिए मैं किसी परिस्थिति से डरता नहीं हूँ। चैलेंजेस आएगा मैं फेस करूंगा, चैलेंजेस था मैं फेस किया। इसके लिए मेरा एक व्यक्ति प्रेरणा स्रोत है, वो है बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फादर क्यों बोलते हैं? बाबा मराठी वर्ड में बाबा का अर्थ होता है फादर, पिताजी। उनको पिताजी हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनसे हम सबको सीखना चाहिए कि हमारे पिताजी ने ऐसा किया तो हम भी करें। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को हीरो नहीं बनाना है, नो बडी शुड बी योर हीरो। एक व्यक्ति बस हीरो होना चाहिए, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जब भी आपको लगे एक एक सॉल्यूशन है, जैसे हम लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़ते हैं ना, और जो फर्स्ट पेज में लिखा होता है ना, कि जब भी आपको लगे कि आपका जीवन, आपको क्या डिसीजन लेना है, समाज के एकदम लास्ट व्यक्ति के बारे में सोचना है, ऐसा हम पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी फर्स्ट पेज में लिखा होता है। एक पेज में प्रियम्बल लिखा होता है, प्रस्तावना, एक पेज में ये लिखा होता है ना। तो वैसे ही एक लाइन और आपको अपने हृदय में रखना है कि जब भी आपको लगे कि आपका जीवन में कठिनाई है, जब भी लगे कि नहीं, नहीं मेरे पास ही सबसे खराब जीवन मेरे ही है। अभी काफी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, छोटे छोटे बच्चे 24 साल के 25 साल के बच्चे से वो लोग मैसेज करते हैं, सर मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो आप एक काम करो, मैं ऐसे बच्चों को आज बोल रहा हूँ, और अगर आप इसको सोचिए रूम में जाके, आपको आप पूछ रहे हैं ना क्या करना है, कि मेरे को डिप्रेशन हो रहा है मैं क्या करूँ, मेरे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है मैं क्या करूँ, मेरे घर में कोई नहीं है मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है मैं क्या करूँ, मेरे पिताजी मुझे बिलासपुर नहीं भेजते मैं क्या करूँ, मेरे को रायपुर नहीं भेजते, मेरे को दिल्ली नहीं भेजते मैं क्या करूँ। उसका एक सॉल्यूशन है, क्या करना है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर को अपना आइडियल बनाना, आदर्श बनाना। एक सॉल्यूशन है, रामबाण है, सीधा सीधा अमृत है। ठीक है, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर को अपना आइडियल बनाना है कि ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर को चैलेंजेस था, उनको उनके पास तो कुछ नहीं था, जीरो जीरो, जमीन से धूल से शुरुआत किया उन्होंने, उससे तो अच्छे ही हम लोग ना उनकी परिस्थितियों से। तो जब भी ऐसा चैलेंज आया लाइन में कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सॉल्यूशन। बहुत बच्चे इस चीज को बोले सर सॉल्यूशन बताओ क्या करो, तो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आज। ठीक है, सॉल्यूशन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको सीखना है। उनकी पढ़ाई के बारे में आपने सुना होगा, 18-18 घंटे की पढ़ाई, अपने अपने व्यक्तिगत जीवन को सैक्रिफाइस किया उन्होंने। हमें से कितने लोग करेंगे उस तरह का सैक्रिफाइस? भारतीय सर यहाँ बैठे हैं, इनके अपने व्यक्तिगत जीवन को आप इनका जब सुनेंगे तो आप इनका त्याग को समझ पाएंगे। अकेले रहते हैं अभी के समय में, इनकी कोई जीवन संगी नहीं है इस उम्र में, लेकिन समाज के लिए वो सारा सारा निशान करके बैठे हैं। तो इन्होंने यहाँ से प्रेरणा ली होगी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से ली होगी। आपने जब उनका स्पीच हो रहा था तो आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने हमारे बाबा गुरु घासीदास जी के पहले इनका नाम लिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर। उसका कारण क्या है? वही है कि उनसे हमको सीखना है, क्योंकि हमने हम उनके जीवन को देखे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के जीवन को हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है पेज। अपने टेबल में एक छोटा सा उनका ऑटोबायोग्राफी रखी है, 50 पेज का है, छोटा सा, वेटिंग फॉर अ वीजा, वो उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है। अभी जाके अमेजन से ऑर्डर करना, 50-100 रुपए की किताब है, 100 रुपए तो आजकल ऐसे ही खर्च करते हैं ना हम लोग। उसको रखना, टेबल में रखना, और जब भी आपको हार मानने का मन करे कि नहीं नहीं ये मेरे से नहीं हो रहा है ना, तब उनको पढ़ना। बस इसके साथ बस एक चीज रहना कि थोड़ा वास्तविक रहना, वास्तविक अपनी परिस्थितियों से, अपनी क्षमता से, ठीक है, वास्तविक रहना जरूरी है। नहीं मेरे को तो आईएएस ही बनना है, अच्छी बात है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछिए,
आप क्या 12 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार हैं साथ साथ? अगर हैं तो जरूर आइए स्टार्ट करिए। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए यू डोंट हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, मैं भी एवरेज स्टूडेंट। लेकिन अगर देश भर में कोई भी एक स्टूडेंट मुझे चैलेंज करे कि मैं 12 घंटा पढ़ता हूँ, आप 12 घंटे पढ़ के दिखाओ, तो मैं उसके सामने चैलेंज करूंगा उसको, मैं 13 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा तुम्हारे सामने। कोई भी, है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम, कोई भी बच्चा मुझे चैलेंज करे कि हमसे ज्यादा मेहनत करके दिखाओ, मैं उसके सामने हर दिन उससे ज्यादा पढ़ के दिखाऊंगा। और ये आपके पास आएगा जब आपके आइडिया होंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो अपनी परिस्थितियों से कभी डरे नहीं, कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं। वैसा आपको भी करना है। आप अपना एक लक्ष्य बनाओ, उसमें लग जाओ, अच्छे से लग जाओ, अपना नाम बनाओ, अपने नाम के साथ साथ अपने घर का, अपने परिवार का, उसके बाद फिर अपने समाज को सोचो। अपने लिए सोच रहे हो सब चीज करके, फिर वो पशुता वाली जिंदगी है। मैं भी चाहता तो हाँ, मेरे को ये सिलेक्शन मिल गया, मैं भी चाहता तो मैं भी पार्टी कर रहा होता। मैं 2 महीने में बता रहा हूँ, मैं एक दिन में सेलिब्रेट नहीं किया। मैं पूरे 2 महीने में हर जगह जहां भी मुझे समाज के लोग बुलाया, जहां भी स्टूडेंट बुलाया, मैं वहां पे गया। मैं पार्टी नहीं किया अपने लिए, क्योंकि मुझे इस बात का अनुभूति है कि जिस जिस जो खामी था कि मेरे पास नहीं थी कोई, जब मैं तैयारी कर रहा था मेरे पास, मैं एक रूम में पड़ा पड़ा रोया हूँ अकेले अकेले कई दिन कि कोई बताने वाला नहीं है करके। तो मैं उस दर्द को बहुत भली भांति समझता हूँ। इसलिए मुझे अगर कोई बोला जा रहा है कि हाँ आपको आना है, मैं सब काम छोड़ के, सारा चीज छोड़ के मैं वहां आता हूँ। बच्चों से बात करना जरूरी है, और आपको इस चीज को रियलाइज करवाना है कि आपको कोई भी सिंसियर बच्चा जिसको लगता है कि मेरे को बताने वाला कोई नहीं है, मेरा नंबर मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ 9407921094। ठीक है, जिस बच्चे को भी सिंसियरली मेहनत करना है, आप लोग डायरेक्ट मेरे को फोन करना, और उसके बाद कंप्लेन नहीं करना कि हम हमारे पास बताने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय डहरिया सर। आपको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग सभी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे बच्चे आए हुए थे, सब लोगों ने आपको सुना। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कार्यक्रम बहुत लंबा चलने वाला है। अभी हम एक एक आपके सवालों का जवाब आदरणीय डहरिया सर देंगे हमारे बीच में। और हमारे जो IAS बैठे हुए हैं, हम लोग का सौभाग्य है कि 3 IAS आज हमारे इस मंच पे बैठे हुए हैं। मैं अब बड़े सम्मान के साथ में आदरणीय वासनिकर सर को आमंत्रित करता हूँ। वासनिकर सर को जोरदार ताली बजाएंगे। जहाँ कमेटी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, और वो भी अपने जीवन के बारे में आप लोग को मोटिवेट करने के बताएंगे। आज यहाँ इस सभागृह में उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य आकर्षण है, जिनको आज है ना बुलाया गया, वो है संजय डहरिया जी। और साथ ही हमारे साथी अधिकारी हैं MD कावरे जी, कमिश्नर रायपुर संभाग रायपुर। और कार्यक्रम में जो ये सब आयोजन किए हैं डॉक्टर लक्ष्मण कुमार भारती जी, एजाज के अध्यक्ष सहित छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञान केंद्र बिलासपुर, पाटले जी, जितेंद्र पाटले जी, और पूरी टीम यहाँ की बिलासपुर की, और सारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो बैठे हैं हमारे राजेंद्र गायकवाड़ से। तो मैं नाम दूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और जो बात मुझे कहनी थी विस्तार से, हम लोग तो तब के जमाने के हैं, आज से मैं 38 साल पहले, आप सोचो कि जो डहरिया जी ने आज परिस्थिति व्यक्त की, 38 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। वो तो महासमुंद जैसे जिले से अभी IAS निकले हैं। और मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कोंडागांव बस्तर का रहने वाला हूँ। आपने तो नवोदय विद्यालय से पढ़ा, और मैं जो आप लोग है जानते हैं ट्राइबल के एक
सामान्य से स्कूल पढ़ा और मैट्रिक मैंने जो अपने भोज जैसी जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंडागांव, यहाँ से मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और जो जगदलपुर है, जगदलपुर से ग्रेजुएशन किया, बीए किया और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एलएलबी किया वहीं से। और एलएलबी करने के बाद बड़ी है ना खुशी की बात है, जब मैं आईएएस बना, जिस विद्यालय से मैं जिस महाविद्यालय से पढ़ा था उसी विश्वविद्यालय का मैं कुलपति बना। और मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था, मैं कभी सोचा ही नहीं था। जब ऐसे बताऊं ना तो मैं घंटों बता सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा युवा विद्यार्थियों से, जितनी बात संजय डहरिया जी ने कहा उसका एक ही सूत्र है जो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा और जिसको आपको मानना पड़ेगा, वो है अतः दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जितनी बातें संजय जी ने बताई, जिसे संघर्ष बताया बाबा साहब अम्बेडकर के, तो हम भी है ना क्या बोलते उसी, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान नहीं लिखा रहता तो क्या मैं आईएएस बन पाता, क्या मैं मुझे आरक्षण मिलता? मैं भी ऐसे ही परिस्थितियों से जूझता हुआ आगे बढ़ा, तो मुझे महसूस हुआ कि ये काम को लगातार करना चाहिए। तो ये जो आजाद के हमारे डॉक्टर लक्ष्मण भारती हैं, मैं भी आजाद से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी इसका संरक्षक हूँ। तो ये बहुत अच्छा काम है, आज बहुत अच्छा आयोजन हुआ और हम भी कहना चाहेंगे सारे अधिकारी कर्मचारी तो जानते हैं, लेकिन युवा विद्यार्थियों से कि आप अपना लक्ष्य तैयार निर्धारित कीजिए और कार्य में लग जाइए। आपको लोग आपके लक्ष्य का जब आएगा तो वो भटकाने के लिए बहुत कहेंगे कि यूपीएससी में सब इधर उधर की बात होती है, कोई अप्रोच वाला निकलता है। यहाँ के भी पीएससी का भी आप लोग पिछले समय सुन चुके, तो ये स्थितियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भले है ना, जैसे यहाँ का पीएससी का बात हो तो ऊपर का 5-10 या 30 पोस्ट ले लिए, लेकिन बाकी के सब पोस्ट में जो परिश्रमी है, जो लगनशील है, उनको लाभ मिलेगा। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे पीछे मत होइए, कार्य है ना करते रहिए। जैसे संजय डहरिया ने कहा कि मैं आईएएस बनूंगा, तो वो बन के रहे। और मैं भी है ना बताना चाहूंगा कि जब मैं तैयारी कर रहा था 84 में, जैसे ही ला करके निकला फर्स्ट बार में 6 महीने की तैयारी के बाद मैं डिप्टी कलेक्टर 87 में 4 लाख विद्यार्थी उस समय बैठे थे और अविभाजित मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर बना और 2002 में आईएएस में सिलेक्ट हुआ। 2020 में मैं रिटायर हुआ, अभी भी है छठवां साल है मेरा, मैं आयुक्त विभागीय जांच हूँ। तो हमारा कार्य निरंतर चल रहा है और आपको यह भी बताता हूँ कि हम शासकीय सेवा में रहते हुए भी जो मेरे को अपना कार्य करना है उससे मैं चूका नहीं, चाहे मैं नौकरी जिस पद में रखना है रखे, नहीं तो न रखे। मुझे हमें याद आता है कि जब मैं 2004 में यहाँ कमिश्नर बिलासपुर नगर निगम में पदस्थ था, तो मुझे खाली 4 महीने में हटा दिया गया, 4-5 महीने रखा गया, लेकिन मैं उस समय भी 5 महीने के अंदर बता दिया कि नगर निगम आयुक्त क्या होता है। फिर जैसा का होता आया है, मुझे 10 साल मंत्रालय में रखो, कौन सा फर्क पड़ता है, हम जहाँ रहेंगे वहां अपना कार्य करते हैं, कई महत्वपूर्ण जगह में। फिर जब मैं सचिव लेवल पे आया तो मुझे सोचे कि ये गड़बड़ करेंगे, इसको भेज दो बस्तर में भी है ना हम रहे। फिर जब बस्तर में 3.5 साल में कमिश्नर लगातार था, तो मुझे है ना पोस्ट कर दिए, दूर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां मैं 6 साल रहा वहां भी है ना हमने आप काम किया। ये आजाद का आप जो जानते हैं, आजाद की जो पहली बार है ना बनी गठन हुई, भारती जी जानते हैं, तो उस समय कितनी विपरीत परिस्थितियां थी और अभी भी विपरीत परिस्थितियां हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना है, जो यहाँ छात्र बैठे हैं वो प्रेरणा लें संजय डहरिया से। हम लोग भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं, पिछले समय आते हैं ना बुलाते हैं इंटरव्यू के समय, विज्ञान केंद्र में आया हूँ, सारे हमारे एजुकेशन के लोग हैं, शिक्षा विभाग से हैं, बाकी लोग भी हैं,
आप लोग भी बहुत अच्छे टीम वर्क है बिलासपुर, और बिलासपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आदमी को आगे बढ़ने के बहुत सारे चांस है। आज इस कार्यक्रम में मुझे तो नहीं आना था, मतलब कार्यक्रम के मुख्य कावरे साहब थे, लेकिन हम लोग जब भी है चलते हैं तो पता रहता है कि कभी वो यहाँ है तो कभी मैं वहाँ हूँ, और हम लोग पहले भी एक साथ थे, अभी भी एक साथ है, और हम लोग सब एक ही टीम के आदमी हैं। तो हम लोगों को मिलजुल के जो परिस्थितियां हैं, आज की विकट परिस्थिति है, उससे निपटने के लिए एक से एक कदम डाल करके एक से एक मिल के काम करेंगे, तभी, नहीं तो इन लोग हमको परेशान करते रहेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज की परिस्थिति में हम तैयारी करने के लिए तो ये बहुत सारे नालंदा कर दिए, यहाँ कर दिए, वहां कर दिए, लेकिन वैकेंसी कितनी निकल रही है, और वैकेंसी कितनी निकल रही है, और उसमें विज्ञापन में कितने पद रहते हैं, लेकिन हम लोग तब भी है ना हतोत्साहित ना हो। हम लोग को जितना टाइम लगे, इतनी बड़ी बात बोलेंगे, मैं 5 साल अगर मेरे को IAS बनना था तो 4 साल वो लगातार एक सीट पे बैठने की। यही हमारे प्रेरणा स्रोत है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु घासीदास जी। और एक शब्द और बता रहा हूँ कि गुरु घासीदास जी को, गुरु घासीदास की जो ये जयंती और सारी खोज है, करने वाला कौन था? वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो कलकत्ता की लाइब्रेरी में वो बाबा साहब को डॉक्टर गुरु घासीदास जी के बारे में उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने दादा नकुल डीडी को है ना बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आप गुरु घासीदास को जिंदा कीजिए। तब कहीं गुरु घासीदास जयंती 1934-35 में भोरिंग से स्टार्ट हुआ। ये जो बुद्ध है, गुरु घासीदास है, रविदास है, ये सब एक ही परंपरा के हैं, जो हमारे सभी संत महात्मा जो चाहते थे कि ये सर्वजन का हित करे। तो यहाँ सब उपस्थित युवा लोगों को भी अपने महापुरुषों का ध्यान रख के, खास करके बाबा साहब अम्बेडकर को भूलना नहीं है, उसको प्रेरणा बनाए और आगे बढ़े। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बोलना तो कम था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इतने इंसान अपने आप में युवा है, क्योंकि सारे ऐसे जो दूसरे कार्यक्रम होते हैं युवा लोग आते नहीं है, पता नहीं है बूढ़े लोग क्या बताएंगे। हमारे में वही ऊर्जा है, खत्म नहीं हुई है, कोई खत्म नहीं हुई है। अभी मेरी उम्र है ना 66 है, तो राजेंद्र गायकवाड़ का है, और हम अभी भी लगे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को जब तक हमारे जान में जान है, हमको वो व्यवस्था बनानी है जो संविधान का प्रियम्बल हमें कहता है। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय सत्य। धन्यवाद। एक थोड़ा सा बीच में व्यवहार कर रहा हूँ। हमारे इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्ञान केंद्र के मुख्य संयोजक लाइब्रेरी के आदरणीय श्री गजेंद्र बंजारे जी, आज 21,000 रुपए का चेक आज हमारे उनका स्वागत है बहुत बहुत। और वो बता दूं कि 51,000 रुपए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्ञान केंद्र को देकर के इस लाइब्रेरी का शुरुआत किया था। ऐसे शख्सियत को मैं बुलाना चाह रहा हूँ कि तत्काल वो आए, और वो चेक है 21,000 का, उसको सप्लीमेंट्री विद फैमिली के साथ में। ऐसे शख्सियत का हम बहुत भी आभारी हैं। ताली से जोरदार स्वागत करें कि उनके जो अथक प्रयास से भी ऐसा शुरुआत हम करता है विद फैमिली। हम ऐसे शख्स को निश्चित रूप से पूरे समाज की ओर से सादर आभार व्यक्त करेंगे। आप श्री गजेंद्र बंजारा जी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में उच्च वर्ग लिपिक के पद पर कार्यरत हैं, और उनकी दिवंगत युवा पत्नी की स्मृति में समाज को जागरूक करने का कार्य किए हैं। पूरे समाज की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, गार्जियन हैं, उन सभी से हृदय से अपील करना चाहूंगा कि हम प्रतिनिधिगण, डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञान केंद्र के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण,
पाटलियंटी सहित सभी पूरी टीम, यहाँ पर उपस्थित सभी पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आज का ये जो बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यतः माननीय संजय डहरिया जी को सम्मानित करने के लिए और साथ में यहाँ पर जो अभी जो 90% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं जो बच्चे 10वीं में, तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं बीजापुर बस्तर संभाग के बीजापुर को बिलोंग करता हूँ और मैंने यहाँ पर पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम में जो है डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञान केंद्र में भी यहाँ कमिश्नर रहते हुए अपने बारे में काफी कुछ बताया है। फिर भी यहाँ जो बच्चे आज बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं जो कि इस अल्टीमेट मोटिवेशनल कार्यक्रम में उपस्थित है, तो फिर से मैं बताना चाहूंगा कि मैं बीजापुर बस्तर बिलोंग करता हूँ और एक छोटे से गांव जो पुरजे करके है वहां से रहने वाला हूँ। वहां से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है। जब मैं प्राइमरी में था तब हमारे जो टीचर है वो हम लोग को अपने टीचर क्वार्टर में बुलाया करते थे बस्तर में। हालांकि इस तरह की आप सुनेंगे तो शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे गांव में स्कूल था उसके पास में ही टीचर क्वार्टर भी हुआ करता था और टीचर वहीं रहते थे। तो वो हम लोग को जो है ना एग्जाम के 3 महीना पहले बुलाया करते थे अपने घर में पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय कोई बिजली नहीं थी। तो ये मिट्टी तेल की रोशनी में ही जो है वो घर में पढ़ाते थे और इस तरह से वहां से प्राइमरी करने के बाद फिर मैं बीजापुर हेडक्वार्टर में मिडिल स्कूल में आ गया था। वहां पर मिडिल स्कूल पढ़ते हुए फिर जब 8वीं में थे तो तब जो है एक नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है वहाँ हमारे टीचर ने भरवाया था। तो मैं वहाँ ब्लॉक जो है बीजापुर, उस ब्लॉक में मैंने काम किया था। तो फिर मुझे ज्यादा छात्रवृत्ति के लिए दूसरे स्कूल में जाना था। उसके लिए एक बस्तर हाई स्कूल जो एक बड़ा बस्तर पूरे क्षेत्र में फेमस है, वहां मुझे पढ़ने का अवसर मिला। फिर वहां से मैंने जैसे मैथ्स लिया था तो मुझे पीटी के थ्रू इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। इंजीनियरिंग करने के बाद जो है हमारे एक सहपाठी है वो गेट का एग्जाम के लिए फॉर्म खुलवा लिए और उनने नहीं भरा तो मुझे दे दिया। मैं मेरा सिलेक्शन जो है IIT दिल्ली के लिए हो गया। तो जैसे मैं दिल्ली में चला गया तो वहां जब देखा कि लोग सब जो है ना यूपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब मुझे जो है स्ट्राइक किया कि नहीं, मुझे भी जो है यूपीएससी की तैयारी करना है। वहां से मेरा जो है इस क्षेत्र में झुकाव हुआ। अन्यथा ना तो मेरे कोई घर में कोई सर्विस में थे, ना कोई बताने वाले थे कि मुझे यूपीएससी देकर IAS बनना है, तो मुझे कोई बताने वाले नहीं थे। केवल जो साथ में मेरे साथ जो रूममेट थे उनका पहले अटेम्प्ट में ही IAS में हो गया था, तो मुझे भी इस क्षेत्र में प्रशासनिक क्षेत्र में आने का इसका लगा। और फिर मैं उस प्रिपरेशन के लिए जो है लगा। मेरे पास भी इतने सारे जॉब के ऑफर थे क्योंकि मैं इंजीनियरिंग किया हुआ था और बहुत सारे एग्जाम्स मैं दे रहा था। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में सिलेक्शन हो गया। मेरे पास जो है जो IES के थ्रू जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस में भी जो है कुछ दिन काम किया। रेलवे की मुझे सर्विस मिली तो वहां भी मैं जो है कुछ दिन जॉब किया। लेकिन मतलब यही लगा रहा कि नहीं, मुझे IAS में ही प्रशासनिक क्षेत्र में ही जाना है। तो जैसा कि डहरिया जी बता रहे थे कि नहीं, IAS तो उनका जो एम था कि नहीं मुझे IAS बनना ही है, IAS बनना ही है। ये जुनून आपको जो है पैदा करना ही पड़ेगा। उसके बिना जो है उस जुनून के बिना जो है ये नहीं हो सकता। और फिर उस पर आप लक्ष्य बनाकर यदि मेहनत करेंगे, जैसे कि 12-12 घंटे जो है मेहनत करना, आपको जो है हर किसी का यदि आप स्टोरी सुनेंगे तो ये इनके पीछे खुद का मेहनत, खुद का एम, खुद का लक्ष्य, ये जो है
जरूर आप सुनेंगे। तो आप जो है खुद अपना लक्ष्य बनाए, अपना जो है एम बनाए कि मुझे क्या करना है। हाँ, आपको जो है मार्ग दिखाने के लिए बहुत से लोग मिलेंगे, आपको जो है सुनना सबको है, मार्ग दिखाने के लिए काफी लोग जो है आपको मिलते जाएंगे। जैसे कि बताकर गौतम बुद्ध जी बोलते हैं ना कि मैं केवल मार्ग जो है दिखा सकता हूँ, बाकी चलना, उस मार्ग में चलना आपको है, आपको चलकर ही उसको जो है लक्ष्य को पाना है। वो आज से यदि 2500 साल पहले यदि तथागत गौतम बुद्ध जी ने बोला है कि ये जो है वैज्ञानिक जो चीज है वो उस पर विश्वास करो, किसी के सुने सुनाए, किसी के कहे, किसी के इवन किताबों में लिखे बात पर भी विश्वास मत करो, बल्कि अपना खुद परीक्षण करके देखो सही क्या है, गलत क्या है। आप जो है जब ये चीज को लेकर चलोगे, वैज्ञानिक सोच को लेकर चलोगे, तो जरूर जो है आपको सफलता मिलेगी। और ये चीज जो है हम संजय डहेरिया जी में भी देखते हैं, जो हमारे सामने जो आपको जो मिलेंगे, लोग मिलेंगे, आपको जो है ना ये चीज हर इसमें जो है ना मिलेगी। अब आपको जो है मैं बताना चाहूंगा कि शासन में आने के बाद भी जो है ना बहुत सारे हमको संघर्ष करने पड़े। शासन में ऐसा नहीं है कि जो है आप सर्विस में आ जाओ उसके बाद संघर्ष नहीं है। आपको सर्विस में आने के बाद भी जो है, जो जिस तरीके से हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग जो मिलेंगे, आपको हो सकता है कोई किसी का टांग खींचेगा, कोई करेगा, तो ये चीजें जो है ना आपको सर्विस लाइफ में पूरी जो है मिलेंगी। लेकिन उन चुनौतियों से आपको जो है तो सामना करना है, उन चुनौतियों से आपको जो है लड़ना है। और यदि आपने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को अपना आदर्श बनाया, अपने यदि आपने उनके बताए रास्ते पर चलने का कुछ किया, तो आपको जो है आपको अपनी समस्याओं को हल करने के लिए भी उनके ही तरीकों को जो है अपनाना पड़ेगा, तभी जो है आप उसमें सफल हो पाओगे। हमारे यदि मैं आज 3 संभाग का कमिश्नर रहा हूँ, यदि मैं 2 जिले का कलेक्टर भी रहा हूँ, तो इसके पीछे जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी है, उन्हीं के कारण जो है यदि आरक्षण का प्रावधान नहीं रहता, आज यदि छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं रहता, तो आज जो है कोई किसान का बेटा, कोई जो है तेंदुपत्ता संग्राहक का बेटा IAS नहीं बन पाता। तो ये सबके पीछे जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी है, और उनके मार्ग पर ही जो है आपको चलने का प्रयास करना है। आज जो बच्चे यहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, वो चाहते हैं कि हम जो है वो भी UPSC एग्जाम दें, वो भी CGPSC एग्जाम दें। बहुत सारे अभी बहुत सारे जॉब्स भी निकलेंगे, हो सकता है कि कई सारे जो है वैकेंसियां, क्योंकि अब जो है 2 साल कार्यकाल में बचा है, तो सरकार भी कोशिश करेगी कि जो है जितनी वैकेंसियां हैं वो उनको निकालें, उनको भरने की कोशिश करें। तो आप इसके लिए तैयारी जो है आपको पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि अचानक जो है कोई तैयारी नहीं होती। जैसे कि डहेरिया जी ने कहा कि 4 साल तक लगातार यदि प्रयास किए हैं, तब कहीं जाकर जो है UPSC क्रैक कर पाए हैं। तो वो अचानक ही कोई चीज नहीं मिलती। बहुत कम लोग होंगे जो पहले अटेम्प्ट में ही IAS क्रैक कर पाते हैं। तो उसके लिए भी उनके पीछे भी हम जाकर देखेंगे, तो वो बहुत पहले से इस चीज की तैयारी करते रहते होते हैं। अचानक कोई चीज जो है ना तैयारी नहीं होती है, उसके लिए आप जो है बहुत से लोग चला जो है जिस समय ग्रेजुएशन करते रहते हैं, उसी समय पूरी जो है तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है उस समय जो है क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ये सब का जो है जब तक आपके माइंड सेटअप नहीं होगा तब तक जो है आप नहीं कर पाओगे। हमारा जो है CGPSC भी कोशिश कर रहा है कि जैसे UPSC एग्जाम होता है उसी पैटर्न में जो है हो जाए। तो आप यदि एक की तैयारी करते हैं तो दूसरे की तैयारी जो है अपने आप हो जाती है। यदि आपने UPSC की तैयारी किया तो आप मतलब
पीएससी की ऑलरेडी जो है सिटी पीएससी की आपकी तैयारी हो जा रही है। तो इस माइंडसेट को लेके चलें। आज जिनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जो बच्चे जो है 90% से ज्यादा मार्क्स लेकर पास हुए हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। यहाँ पर जो हमारा अजाक्स और डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञान केंद्र ने जो आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई उनको देना चाहूंगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और मुझे यहाँ पर बुलाकर जो सम्मानित किया उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और जो यहाँ पर अम्बेडकर ज्ञान केंद्र के लिए जो हमारे जो भवन दिए हैं उसके लिए भी जो है अभियंता संघ को भी बहुत बहुत जो है बधाई देना चाहूंगा। जब मैं यहाँ पर कमिश्नर था तो गौरेला पिंडा में जो है वहां पर भी एक बार मैं कोचिंग सेंटर में गया था तो 250 से ज्यादा बच्चे जो है वहां पर कोचिंग ले रहे थे। इसके लिए भी जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप लोग रायपुर से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हो, बिलासपुर पहुंच आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। तो इस तरह के जो है डेडिकेशन के लिए आपका पेबैक टू सोसाइटी के तहत जो आप काम कर रहे हो उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। यदि हम लोग इस स्तर पे पहुंचे तो हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हो। तो ये सभी अधिकारी कर्मचारियों को सोचना चाहिए। उसके लिए भी मैं यहाँ के लोग जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। जय भीम, नमोदय, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कावरे सर। इनका पूरा जीवन संघर्ष ही प्रेरणादायी है। सभी अतिथियों का जो बोधन हम सब लोगों ने सुना, आप सब लोग सुने हैं, बिल्कुल ही हमारे जो बच्चे हैं उनको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अब कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं लोग। अभी जो परीक्षा आयोजित की गई थी प्री कोचिंग जो हमारे बी आर अम्बेडकर ज्ञान केंद्र बिलासपुर के लिए, लगभग उनका रिजल्ट बनकर आ चुका है और हमारे अतिथियों के माध्यम से रिजल्ट ओपन होना है। मैं आदरणीय जितेंद्र पांडे जी, निराला सर, धैर्य से निवेदन करता हूँ कि आप आ जाएंगे। तुलसी जी, आज के जो हमारा जो एग्जाम हुआ था महिपाल सर, उस एग्जाम के रिजल्ट ओपन कराने के हमारे बच्चों के साथ बाकी सर जो परीक्षा दिए थे युवा, उनका रिजल्ट आज ओपन हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर आप सभी करेंगे। पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोगों ने परीक्षा में भाग लिया, जो कोचिंग परीक्षा में भाग लिया, उसका रिजल्ट आज हमारे जो IAS हमारे जो संजय दहरिया जी का महाविभाग सर, वासनीकर सर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण भारती जी के सौजन्य से इसको मेहनत करने वाले जो हमारे टीचर हैं विष्णु पंजारी जी, उन लोग भी मंच पर आ जाएंगे। विष्णु पंजारी जी और जो हमारे कोचिंग सेंटर टीचर हैं जिन्होंने मेहनत किया है और एक अच्छी परीक्षा लेकर के उन्होंने इसका अब उसको दिखाओ तो पूरा मेरी में जमा भी है ना, पूरा सीधा देता हूँ। अब हमारे जो स्टूडेंट है बस उनको प्रमाण पत्र के लिए, प्रशस्ति पत्र के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं। सब अपना अपना नाम जोड़ करके यहाँ पर आते जाएंगे। वर्षा बंजारे 10वीं में आते जाएंगे, नाम बोलते हैं 99.8% है। आभा पाटनवा 10वीं में 91.33%। इधर से लेते जाना है नाम लेते हुए। आराध्या कश्यप 10वीं 91.18%। नाम लिख लेना। निभा टंडन 12वीं में है 92%।
महासमुंद की माटी में जन्मा एक लाल निराला, बेलटुकरी गांवों का बेटा जिसने देख लिया उजाला। पिता किसान माँ का आंचल, सादा था जीवन का ढंग, पर किस्मत ने खेल दिखाया, छिड़ गई जीवन की जंग। 8 साल तक तन को तोड़ा उस घातक बीमारी ने, पर आंखों में था सपना बड़ा, हार कहाँ मानी उसने। टाटा मेमोरियल के गलियारे और सर्जरी का वो दौर, फिर भी मन ने कह दिया था चलना है मंजिल की ओर। वो रुका नहीं, वो झुका नहीं, तूफानों से टकराया है, कैंसर को भी मात देकर दुहागोस कहलाया है। संजय डहरिया की ये हिम्मत दुनिया को सिखलाती है, सच्ची लगन हो मन में तो मंजिल खुद मिल जाती है। SBI की नौकरी छोड़ी, छोड़ा बैंक और डाक विभाग, रायपुर की एक लाइब्रेरी में जलती रही जान की आग। किराए का कमरा घंटों पढ़ाई, संकल्प था हिमालय जैसा, तीसरी कोशिश में जीत मिली और सपना हुआ अब सच जैसा। रात रात भर पन्ने पलटे, उम्मीदों का था संग्राम, थक कर भी वो डर रहा, बस एक ही उसका काम। जब लोग कहे ये मुश्किल है, वो मुस्कान से बतलाए, मेहनत की जो राह पकड़े वो मंजिल तक पहुंच जाए। वो रुका नहीं, वो झुका नहीं, तूफानों से टकराया है, कैंसर को भी मात देकर भगवा है, यस कहलाया है। संजय डहरिया की ये हिम्मत दुनिया को सिखलाती है, सच्ची लगन हो मन में तो मंजिल खुद मिल जाती है। सलाम है ऐसे जज्बे को, सलाम है ऐसी मेहनत को, संजय ने गौरव मान दिया छत्तीसगढ़ की किस्मत को। जो गिर कर फिर उठ जाते हैं उनका नाम अमर रहता है, ऐसी लगन की रोशनी में हर सपना घर करता है। वो रुका नहीं, वो झुका नहीं, तूफानों से टकराया है, कैंसर को भी मात देकर देखो आया, कहलाया है। संजय डहरिया की ये हिम्मत दुनिया को सिखलाती है, सच्ची लगन हो मन में तो मंजिल खुद मिल जाती है।